नमस्कार। डिजियाना के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल ही दिया। इस बजट के जरिए उन्होंने अपने रणनीति, अपने मंतव्य, अपनी मंशा बहुत साफ कर दी है। क्या नहीं है इस बजट में? इस पूरे बजट में आम आदमी को लुभाने की भरचक कोशिशें हुई हैं। मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए आयकर के लिमिट में, आयकर की सीमा में जस्ट डबल यानी दोगुनी वृद्धि कर दी गई है। महिलाओं को लुभाने के लिए गर्भवती महिलाओं को अवकाश में वृद्धि की गई है, उनकी सुविधाओं में वृद्धि की गई है। किसानों को लुभाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चालू की गई है और हर साल 6,000 रुपये किसानों के खाते में आने वाले हैं। पहली किश्त तो मार्च के पहले आई जाएगी 2,000 रुपये की, क्योंकि दिसंबर 18 से इसको देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लघु उद्योगों को लुभाने के लिए या बुजुर्गों, पेंशनर्स को लुभाने के लिए, मजदूरों को लुभाने के लिए अनेक लोक लुभावन योजनाएं लाई गई हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये बोट ऑफ अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स फॉर बोट है। यानी ये लेखानुदान बजट नहीं है, बल्कि चुनाव के लिए लाया गया लेखानुदान है। और ये 14वीं बार अंतरिम बजट पेश किया गया है भारत में। खास बात ये थी कि आज रेगुलर वित्त मंत्री, नियमित वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद नहीं थे, वे अस्वस्थ थे। उनकी जगह पर पीयूष गोयल ने वित्त मंत्री की भूमिका निभाते हुए इस 14वें अंतरिम बजट को पेश किया है। मुद्दे की बात यह है, लाख टके का सवाल यह है कि क्या यह बजट 2019 में मोदी की वापसी कराएगा? चुनावी वेतरणी में क्या मोदी की नैया पार लग जाएगी इस बजट के चप्पुओं के सहारे? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत नामी इकोनॉमिस्ट हैं, कई अखबारों में लेख लिखते हैं, देश भर में जाने जाते हैं, कई किताबें चल रही हैं और लंबे समय तक अर्थशास्त्र के अध्यापन करने के बाद इन दिनों वो अर्थशास्त्री आर्थिक विषयों पर अपने लेख लिखते हैं जिन्हें दुनिया भर में पढ़ा जाता है। डॉक्टर भंडारी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल था, और जो पहला सवाल है और जिसका मैंने कहा मुद्दे की बात, सबसे बड़ा मुद्दे का यह है कि क्या यह बजट आपको लगता है कि मोदी की वापसी करा देगा? निश्चित रूप से ये एक अंतरिम बजट है, 4 महीनों का लेखानुदान है, लेकिन अंतरिम बजट के माध्यम से जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं मोदी सरकार ने, वे व्यवस्थाएं निश्चित रूप से कहीं न कहीं आम चुनाव के मद्देनज़र हैं। और इस चुनाव के माध्यम से मोदी सरकार ने सभी वर्गों को राहत और सौगातों का ढेर लगा दिया है। समाज का एक भी ऐसा वर्ग नहीं छूटता जिसके लिए इसमें उपहार नहीं हो, मोदी शांता क्लास हो गए। निश्चित रूप से आप देखें कि कोई भी पक्ष ले, मोटे मोटे पक्ष जो हमारे दिमाग में घूमते हैं, एकदम जब बजट सामने आता है, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, छोटे आयकरदाता हो, सारे नाम गिनले, छोटे उद्यमी हो, कारोबार हो, सभी के लिए सौगातों का ढेर लगा दिया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये आम चुनाव के मद्देनज़र भी लोक लुभावन व्यवस्थाओं वाला बजट है। सर, एक बात, परंपरा ये रहती है कि जब लेखानुदान यानी बोर्ड ऑफ अकाउंट्स लाया जाता है तो उसमें कोई बहुत नीतिगत फैसले नहीं होते, क्योंकि 3-4 महीने की सरकार बसती है, नई सरकार आने वाली रहती है, तो सिर्फ एक वित्त की, एक पैसे की व्यवस्था की जाती है कि जो 4 महीने जो सरकार को खर्चे चलाने हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा परंपरा से हटकर, थोड़ा सा लीक से हटकर केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं कि 4 महीने के बाद जो भी सरकार आएगी, वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो या थर्ड फ्रंट की सरकार हो, जो भी सरकार आएगी उसको बहुत सारा इन सब चीज़ों को पूरा करना है। और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए उसके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रुपया कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इन दोनों प्रश्नों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। पहला प्रश्न, जैसा
प्रतीक जी, आपने कहा कि अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट का मतलब केवल अगले कुछ महीनों के लिए, जैसे इस बजट के माध्यम से 4 महीनों के लिए, जुलाई तक के लिए लेखानुदान है। लेकिन हम थोड़ा सा ये देखें कि ये जो अंतरिम बजट होते हैं उनमें भी कभी कभी लेखानुदान से आगे बढ़कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। थोड़ा सा एक आम आदमी के हिसाब से हम अंतरिम बजट का इतिहास देख ले। हमारे देश में अब तक 13 अंतरिम बजट आए हैं, ये 14वां अंतरिम बजट है। अब इन 13 अंतरिम बजट को देखें तो देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में पहला अंतरिम बजट देश की आज़ादी के बाद का पहला अंतरिम बजट था जो 7.5 महीने के लिए था। और उसके बाद में अब तक जो बजट आए हैं उनमें एक आम आदमी के हिसाब से ये ध्यान में रखना जरूरी है कि 5 बजट ऐसे रहे, 5 बजट। इन 5 बजटों में 1962-63 का बजट जो मोरारजी देसाई जिस समय वित्त मंत्री थे उनने प्रस्तुत किया, और वो एक ऐसा अंतरिम बजट था जिसमें नमक कर हटा दिया, साल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता था और ये माना जाता था कि किस तरह से का टैक्स के अंतरिम बजट में नहीं हटाया जाता, उन्होंने हटाया। उसके बाद में जसवंत सिंह ने भी बहुत बड़े परिवर्तन किए। चिदम्बरम जी ने, जब वित्त मंत्री चिदम्बरम थे तो उन्होंने टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी परिवर्तन किए थे, साल भर के लिए घोषणाएं की और देश के लिए आर्थिक दशाएं भी उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो बहुत कम ऐसे अंतरिम बजटों में होता है, लेकिन इस बजट में तो, इस अंतरिम बजट में तो पिछले सभी अंतरिम बजटों की तुलना में ज़्यादा लोक लुभान व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। ये तो आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर, लेकिन दूसरा मेरा प्रश्न था कि रेवेन्यू की व्यवस्था के आने वाली जो भी सरकार है, मैं हो सकता है मोदी जी की वापसी हो जाए, आप कह ही रहे हैं कि फायदा मिलेगा, या थर्ड फ्रंट की सरकार हो जाए या यूपीए की सरकार आ जाए, तो जो पैसे का प्रावधान का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ बताया गया कि ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैसे कर देंगे ये नहीं बताया। प्रतीक जी, यदि हम बजट के पूरे आंकड़ों को देखें तो बजट में एक ये संदर्भ आया है कि इस बजट के अंदर जो राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो पिछले बजट से ज़्यादा होगा। राजकोषीय घाटा एक आम आदमी की हम बात करें तो आय की तुलना में व्यय अधिक हो जाना, घाटे का बजट है, प्रबंधन। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है, यदि हम चालू वित्तीय वर्ष जो कि 2018-19 से मार्च तक चलेगा, इसमें जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3.3% तक है। लेकिन इस बजट में जो आगामी बजट है, जो आज प्रस्तुत हुआ है, उस बजट में पीयूष जी ने ये कहा है बजट प्रस्तुत करते हुए कि जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3.4% तक होगा, और निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो और अधिक हैं। तो एक बड़ा भारी प्रश्न, बड़ी भारी 4% तक जा सकता है, 3.4% का है, वो 4% तक जा सकता है। ये मेरा जिस तरह की व्यवस्थाएं, ये 3.4% के तो आकलन है, आंकड़े हैं, मगर अनुमान है उनका। बजट के व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं निश्चित रूप से। मैं पहले बात करूं आपसे, आम आदमी को बड़े दिनों से आम आदमी मांग कर रहा था कि साहब आयकर की सीमा बढ़ाई जाए, 2.5 लाख बहुत कम है, इसको 3.5 लाख किया जाए, 3 लाख किया जाए, 3.5 लाख किया जाए, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया। अब अचानक डबल, दोगुना, 2.5 से सीधे 5, मगर फिर भी उस आम आदमी को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ जो 5 लाख से ज़्यादा कमाता है, क्योंकि स्लैब में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। 5 लाख से 10 लाख के लिए 20% की स्लैब है और 10 लाख से ऊपर के लिए 30% की स्लैब है। क्या बेहतर नहीं होता कि ये जो आपने सीमा बढ़ाई है 5 की, ये तो बढ़ाई, लेकिन थोड़ा सा स्लैब भी कम की जाती? 5 से 10 वाली की स्लैब को अगर आप 20 की जगह 15 लाते हैं और 10 से ऊपर वाले को 30 की जगह 20 लाते तो शायद ज़्यादा और राहत मिलती। निश्चित रूप से 5 लाख रुपए तक तो अब आयकर मुक्त है, इसका तो फायदा है, खासतौर से सैलरीड नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी आमदनी मध्यम वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग, छोटे, तो इनको तो बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन जो 5 लाख रुपए से अधिक आमदनी वाले हैं उनके लिए राहत होनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो 5 लाख रुपए तक के लिए छूट दी गई है वो एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है कि पहले 2.5 लाख रुपए तक की जो छूट थी उसके कारण लोग अपनी इनकम टैक्स न भरना पड़े, इसलिए 2.5 लाख रुपए तक बनाते थे। और अब जब 5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है तो लोग अपनी आमदनी को
जो 6.5 तक प्रस्तुत ले आ करेंगे सकते हैं। वो तो उसको 1.5 लाख आगे पे तो वो बढ़ाएंगे। छूट है, स्टैंडर्ड डिवीजन है जी, 40,000 रुपए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो वो है सैलरीड के लिए 50 50,000 कर रुपए हो दिया। जाएगा। और जो बाकी जो 1.5 लाख की जो छूट, अन्य छूट मिलती है एटीजी के जी तहत, जी वो तो आप इस तरह से मान लीजिए कि 2 लाख, वो तो 7 लाख रुपए तक के तो जी, आदमी बच जाएगा। ये बड़ा फायदा है। और जो एक बड़ा इस बजट के माध्यम से जो इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ाई गई लेकिन 5 लाख रुपए तक की जो छूट दी गई, उससे एक बड़ा फायदा है कि और ज़्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेंगे। यदि हम आंकड़ों को देखें तो नोटबंदी के बाद में 1 करोड़ नए रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़े हैं। तो ये जो सारा पैसा है जो वो बताते नहीं थे, अब पूरी की तरह इकोनॉमी के अंदर आएगा और उससे इकोनॉमी को फायदा होगा। और निश्चित रूप से अब जब 5 लाख रुपए की लिमिट है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले और बढ़ेंगे। और सर, जो बजट पेश करते हुए प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि इससे 3 करोड़ मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा मिलेगा। एक 10,000 की छूट तो उन्होंने सारे बजट भरने वालों को दे दी, 40 से 50 कर दिया स्टैंडर्ड डिवीजन, उस 10,000 की छूट तो सबको मिल गई। प्लस उनका कहना है कि जो मध्यम वर्गीय है उसको 3 करोड़ मध्यम वर्गीय जो बजट का फाइल तो करता है लेकिन टैक्स नहीं देता या थोड़ा बहुत टैक्स देता है, उसको लाभ मिल जाएगा। और जिसकी इनकम लगभग 7 लाख के करीब है, 7 लाख से ऊपर है, उसको वो निम्न मध्यम वर्गीय नहीं मानते, उसको वो उच्च मध्यम वर्गीय मानते हैं। तो उसको जरूर स्लैब में कमी नहीं करके उन्होंने कहा। तो इस तरह से पूरा फोकस जो है वो मिडिल क्लास और सैलरीड पर कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, मिडिल क्लास और सैलरीड के ऊपर फोकस करा, क्योंकि सैलरीड को तो इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा, वो उसकी इनकम के ऊपर है, उसको छिपा भी नहीं सकता है। इस फैसले से आपको लगता है कि डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, सर्कुलेशन होगा पैसे का? निश्चित रूप से सर्कुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि लोग अपनी इनकम को शो करेंगे, वो बाजार में आएगी और उसका फायदा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मिलेगा। लगभग 12,000 रुपए का फायदा जो हर आदमी को हो रहा है, 12 से 13,000 रुपए का फायदा, निश्चित रूप वो से उसका कहीं ना कहीं फायदा बाजार इकोनॉमी के लिए फायदा देगा वो। सर, किसान को लेकर बहुत इस बजट में, पिछला बजट तो बिल्कुल किसान का ही बजट था, लेकिन उसके बावजूद भी 3 राज्यों में चुनाव हार गए। बाद में फिर उसके पहले एक एमआरपी का स्टॉक खेला। एमआरपी 24 उत्पादनों का, खाद्यान्नों का एमआरपी जो है वो 1.5 गुना बढ़ा दिया, लागत से 1.5 गुना कर दिया, फिर भी 3 राज्य हार गए। तो अब किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले जा रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले 2,000 रुपये पहुँच जाएंगे मार्च में, साल भर में 6,000 रुपये पहुँच जाएंगे, 3 किश्तों में जो। तो ये फिर मैं कहूँ कि मास्टर स्ट्रोक चुनाव जीतने के लिए निश्चित रूप से किसानों को बहुत अधिक खुशियां देने वाला बजट है। और जो अनुमान बताया गया है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, ऐसे देश के अंदर 4.5-5 एकड़ जमीन मान लीजिए, 12 करोड़ ऐसे छोटे किसान हैं, उनके खातों में, उनके बैंक अकाउंट के अंदर सीधे वार्षिक रूप से 6,000 रुपये जमा होंगे, प्रतिमाह 500 रुपये के हिसाब से, और 3 किश्तों के अंदर 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तें होंगी, और 1 दिसंबर 2018 से ये लागू होगा। तो एक बहुत बड़ी जरूरत थी वास्तव में, किसान की बहुत मुश्किलें हैं। हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन किसान मुश्किलों में बहुत बढ़ा दिया है जी, वो भी बढ़ाया है, लेकिन किसानों को नकदी की जरूरत अनुभव की जा रही थी। और चूंकि चुनाव है और चुनाव में किसानों को सबसे ज़्यादा खुशियां देना अनुभव की गई, तो यह कहीं ना कहीं चुनाव के आधार के और ये पहली किश्त मार्च के पहले पहुंच जाएगी। मार्च के पहली किश्त पहुंचेगी, क्योंकि दिसंबर 18 की बात हुई है, पहली किश्त पहुंचेगी, दिसंबर 18 से देना है। जी बिल्कुल, किश्त होगी। और याद रखिए, दिसंबर 18 वही महीना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार खोई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कम से कम ये मोदी जी को याद रहा, दिसंबर 18 भारी बढ़ गया था। तो किसानों से बहुत बड़ा वोट बैंक है किसानों का, और किसानों, छोटे किसानों को खुशियां तो मिलेगी, तो निश्चित रूप से वो। सर, इसके अलावा किसानों को एक जो मत्स्य पालन, पशुपालन कर रहे हैं, उन किसानों को ब्याज में छूट दी है। मत्स्य पालन से जुड़े करीब 8 करोड़ 46 लाख मत्स्य पालन से जुड़े जो लोग हैं, उनमें से किसान परिवारों के भी लोग हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ लोग, ये सब करोड़ों के अंदर संख्या है। और इन सब के साथ में गाँवों के विकास की, गाँव में जो कृषिहीन श्रमिक है उसके लिए जो मनरेगा है, उसका आकार 60,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी राशि उसमें बढ़ाई गई है। तो ये सारे लाभ किसानों की मुट्ठियों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा भाई चुनावी सवाल की क्या वापसी करा देंगे किसान, अन्नदाता जो है वो वापसी करा देगा? निश्चित रूप से जो अन्नदाता है उसकी खुशियां बढ़ेंगी,
और हो सकता है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में अन्नदाता नाराज हो गया था और एक लोन वाला जो एक ऋण माफी का जो वादा था उसने कांग्रेस की 15 साल का वनवास खत्म कर दिया मध्य प्रदेश के साथ में। तो ये 6,000 रुपए मोदी की वापसी करा देंगे। मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी जहां जहां किसानों की ऋण मुक्ति का वादा किया गया था उस वादे के आधार पर वोट बढ़े हैं। चाहे पंजाब है, कर्नाटक है, सब दूर किसानों को जहां ऋण माफ किया। तो सर कहीं आपको नहीं लगता कि हम किसानों को परजीवी बना रहे हैं? हम उनमें एक गलत आदत डाल रहे हैं कि ऋण, जैसे अब कहा गया कि आप रेगुलर ऋण चुकाएंगे तो 3,000 रुपए की छूट मिलेगी। तो अब कौन मूर्ख किसान होगा जो ऋण रेगुलर चुकाएगा? उसको मालूम है कि ऋण नहीं चुकाना फायदेमंद है बजाय ऋण चुकाने के। तो क्या हम परजीवी बना रहे हैं किसानों को, परावलंबी बना रहे हैं? क्या हम उनको जिसको कहना चाहिए कि हम उनको नकारा बनाने पे तुले हुए हैं? एक पक्ष तो ये बिल्कुल सही है कि यदि हम बिना काम के किसके लिए धन दे रहे हैं, सीधे सीधे खातों में जमा कर रहे हैं, तो उसका इकोनॉमी के ऊपर सही असर नहीं होता। लेकिन दूसरा जो पक्ष है कि समाज के जो सबसे कमज़ोर और गरीब और परेशान लोग दिख रहे हैं, उन्हें यदि सरकार नकदी को धनराशि देती है उनके बैंक खातों में, तो कल्याणवादी वेलफेयर इकोनॉमी के हिसाब से वो उचित माना जाता है। दुनिया के कई देशों में वाई ओनली फार्मर्स, केवल किसान को ही 6,000 रुपए क्यों मिले? किसानों ये बर्तन वाली बाई को भी मिलना चाहिए सर, ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसको भी मिलना चाहिए सर। किसानों को तो नगद दिया गया है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जिसमें मजदूर भी हैं, उनके 10 करोड़ लोगों के लिए भी उनने व्यवस्था की है। उनके लिए भी एक पेंशन स्कीम लेकर आए हैं, 1,000 रुपए महीने की पेंशन स्कीम है, 3,000 रुपए महीने की। बिल्कुल, अगर आप 100 रुपए जमा करें तो 100 रुपए सरकार जमा करेगी और 60 वर्ष बाद आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन सर ये एक स्कीम है और एक जिनका केवल 21,000 रुपए महीना तनख्वाह है, उनको बोनस सरकार देगी। देखिए ये सारी जो योजनाएं हैं ये वेलफेयर से जुड़ी हुई है। सरकार अभी उनकी मुश्किलों को देखते हुए कहीं ना कहीं उनको अपना योगदान, नगद में योगदान देना चाह रही है। और प्रतीक जी, दुनिया के कई देशों के अंदर सरकार इस तरह का वेलफेयर करते हुए दिखाई दे रही है। हम ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील की जो योजना है गरीब परिवारों को एक न्यूनतम आय सुनिश्चित करना, ये पूरी दुनिया के अंदर चर्चित है। विश्व बैंक ने उसकी प्रशंसा भी की है। तो एक तरफ से इस समय जो किसानों की ज़रूरत तो है ही, लेकिन जो चुनाव का पक्ष भी सामने है, लोकसभा चुनाव का, उसे देखते हुए भी ये एक महत्वपूर्ण घोषणा हम कह सकते हैं। तो सर 10 करोड़ असंगठित मजदूर हो गए, बर्तन वाली, ठेले वाले, जिनका मजदूरी दिहाड़ी करने वाले। 3 करोड़ मध्यम वर्ग हो गया जिसको आपने 2.5 लाख की छूट दे दी, और 12 करोड़ किसान हो गया। 12, 10, 22, 3, 25 करोड़ लोगों को तो मुट्ठी में कर लिया। कर लो अपनी मुट्ठी में, जो रिलायंस का नारा हुआ होता था वो मुझे लगता है कि इस चुनावी बजट से पीयूष गोयल का नारा हो गया, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में। तो 25 करोड़ लोग तो ये मुट्ठी में हो गए सर। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ईपीएफ की जो सीमा बढ़ा दी गई है, पहले जो पीएफ जो था वो 10 लाख रुपए तक था, उसको 20 लाख कर दिया गया है, ग्रेजुएटी की गई, ग्रेजुएटी की जो कर दी गई है। इसके अलावा ईपीएफ में भी 2 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। और जो ब्याज पर जो पहले 10,000 रुपए तक का, जो अब 40,000 रुपए तक को टैक्स के माफ कर दिया है, पहले 10,000। तो ये सारी चीजें ये भी जुड़ेंगी उनके खाते में कि ये भी इनको भी आप किस तरह से लेते हैं? ये सब लाभान्वित करने वाली हैं। हर साल बजट में वेलफेयर स्कीम्स तो होती हैं, हर साल होती है। सरकार का एक पक्ष होता है, वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स हर साल बजट में होता है। लेकिन इस बार पिछले सारे अंतरिम बजटों की तुलना में 13 बजट हुए हैं, हम 13 की तुलना करें तो इस अंतरिम बजट में सबसे अधिक राहत और सबसे अधिक खुशियां सरकार बांटते हुए दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं संबंध आगामी आम चुनाव से, के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है, ये माना जाए। बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल। सर वैसे तो जीएसटी काउंसिल का ये विषय है कि वो पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर करे नहीं, लेकिन जब आप आम आदमी को इतना सब देने पे उतारू हैं, तो आम आदमी इस समय पेट्रोलियम पदार्थों की, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से बहुत परेशान रहा है पिछले कुछ दिनों में। बीच में 1 आध महीने कुछ दरें कम हुई थी, लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो क्या बेहतर ये नहीं होता कि आज ये घोषणा भी की जाती कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी काउंसिल में लाया जाएगा, जीएसटी के तहत लाया जाएगा, तो रोज जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, जिसको रोज 50 रुपए का, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, उसको लाभ मिलता। निश्चित रूप से पेट्रोलियम पदार्थ
और उनके ऊपर टैक्सेशन की व्यवस्था केंद्रीय बजट का भाग, अंतरिम बजट का भाग नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से जीएसटी काउंसिल का है और जीएसटी काउंसिल का होने के बाद में भी जब से जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, तब से ही ये मांग चल रही है कि पेट्रोलियम पदार्थ को इस तरह से लिया जाए। मैंने इसलिए कहा कि जीएसटी काउंसिल का विषय है, लेकिन बजट में अगर घोषणा कर दी जाती जी, बजट में घोषणा सरकार कर सकती है, लेकिन जीएसटी परिषद के अंदर जिस तरह से उनका स्वरूप है, उसमें विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी होते हैं, तो केवल अब केंद्र सरकार इसके बारे में घोषणा नहीं कर सकती। जो भी निर्णय होगा जीएसटी परिषद से होगा राज्यों के और वहाँ विचाराधीन है। आज सर एक केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वो राज्यों को मिलने वाली जो राशि है उसमें भी वृद्धि करेगी, जीएसटी का जो है। जी जी, तो इससे राज्यों को फायदा होगा। राज्यों की आमदनी अभी जो घटी है उससे फायदा होगा राज्यों का, और ये एक बहुत अच्छी घोषणा है क्योंकि राज्यों को भी समर्पित रूप से सरकार कुछ देना चाहती है, तो ये एक अनुकूल है। क्योंकि अभी इस समय ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो जाहिर है कि ये फायदा भी, पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, सभी को मिलेगा, सभी राज्यों को मिलेगा। पर तो अभी चूंकि आपकी बराबर, बिल्कुल, अगर आप देखें तो देश में ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है। जी जी, इस राज्यों को फायदा मिलेगा सभी को। सर एक छोटे उद्योगों के दृष्टि से हम देखें, भारत का नोटबंदी के बाद से, जीएसटी के बाद से भारत का जो लघु और मध्यम उद्योग है वो बहुत परेशान है। उसके पास नाड़ा तंगी है, पैसे का अभाव है, कैश की कमी है। नोटबंदी के बाद इतना सारी चीज़ों में परेशानियाँ आई हैं, कई यूनिट्स बंद हुई हैं, लोग बेरोज़गार हुए हैं। बेरोज़गारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा हो गई। नीति आयोग ने हालांकि बाद में खंडन कर दिया उसका, लेकिन जो आंकड़े आए हैं 6.1 वो 45 सालों में बेरोज़गारी का आंकड़ा सबसे बड़ा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो बर्बाद हो रही है, बंद हो रही है। क्या ये बजट उसको कुछ राहत देता हुआ नज़र आता है? जिस तरह से इस अंतरिम बजट में विभिन्न वर्गों के लिए राहत और सुविधाएं दी गई हैं, वे सुविधाएं छोटे उद्योग और कारोबार के लिए भी है, लेकिन तुलनात्मक रूप में जिस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी उतनी राहत इसे नहीं है। निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि नोटबंदी के बाद में बहुत मुश्किलें पड़ी, बहुत मुश्किलें, और जीएसटी के बाद में भी मुश्किलें पड़ी। छोटे उद्योग कारोबार की तो परेशानियाँ बढ़ी, रोजगार भी घटे इसके अंदर। तो एक ऐसे समय में इस बजट में यदि छोटे उद्योग कारोबार के लिए और अधिक सुविधाएं देने के प्रावधान किए तो ज़्यादा उपयुक्त होता। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कल जिस तरह से डाटा लीक हुआ, फिर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करा, फिर बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि एक ही आदमी जिसके पास कोई रोजगार नहीं, जो कोई काम सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहा, उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बन गया। मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ा मुद्दा था, छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा था, राजस्थान में बड़ा मुद्दा था, पूरे देश में बड़ा मुद्दा था। पकौड़ा तलना भी मोदी जी ने कहा कि एक व्यापार है, सिंधिया जी समोसे तलने पहुंच गए। क्या बेरोजगार ये बजट जो है, ये लेखानुदान है, ये बेरोजगारी का जो एक पहाड़ खड़ा हो गया उसको तोड़ता हुआ नजर आता है आपको? इस बजट के माध्यम से स्किल्स डेवलपमेंट के लिए पिछले बजट की तुलना में करीब 1.5 गुना व्यवस्थाएं की गई, 1.5 गुना प्रावधान किए स्किल्स। नौकरियों सरकारी क्षेत्र के अंदर तो घट रही हैं, लेकिन नौकरियां जितनी रिक्तियां हैं उनको भरे जाने के लिए बताया गया है। और सबसे खास बात ये कि दूसरी ओर हमने गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी, गरीबों को भी नौकरी देना है और सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरी देना है। तो नौकरियां तो है ही नहीं, कम है। और जैसे जैसे लिबरलाइजेशन बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे नौकरियां, सरकारी नौकरियां तो कम हो रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां बढ़ रही है। तो इस बजट के अंदर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो है स्किल्स डेवलपमेंट, कौशल विकास। तो कौशल विकास के प्रयास किए गए हैं इस बजट के अंदर। सर, एक आम आदमी और खासकर एक आम महिला ये जानना चाहती है बजट से कि उसके किचन के खर्चे पर, उसके रसोई के खर्चे पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या महंगाई कम होगी। अब ये जो बजट है ये राहत देने वाला बजट है। किसानों के पास भी पैसा आने वाला है 6,000 रुपया, और मध्यम वर्ग के पास भी पैसा आने वाला है। जब पैसा आता है तो जाहिर है बाजार में महंगाई बढ़ती है, क्योंकि मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है। अर्थशास्त्र के नियम आपने हम सबको सिखाएंगे। तो ये बजट
महिलाओं की दृष्टि से पूछना चाहता हूँ, महंगाई बढ़ाने वाला साबित होगा या महंगाई कम करेगा? इस बजट से महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई नहीं बढ़ने का कारण ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अभी स्लेकनेस है, मंदी है, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी मंदी नहीं है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है 7.4% वो हमारे देश में है, और ग्रोथ रेट के अलावा जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। ये जो सारे पक्ष बस होते सर, इस हैं, बार उत्पादन कम होने की आशंका जताई जा रही है। रबी का जो उत्पादन आएगा वो कम होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिर भी अभी जो अनुमान है वो अनुमान है कि रिकॉर्ड स्तर के ऊपर हमारा फूड क्योंकि ग्रेन बोनी कम हुई है इस बोनी बार। कम हुई, और महंगाई दर अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सबसे कम है, वो केवल 4% के स्तर के ऊपर है। तो बजट के बाद में महंगाई बढ़ेगी ऐसा नहीं है, महंगाई कम होगी? कम हो सकती है मगर महंगाई नहीं बढ़ेगी इस बजट से। कम होने का क्या कारण पा रहे हैं आप? कम होने का ये कारण है कि जो लोगों के पास में पैसा आएगा उससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो सर्विस सेक्टर के अंदर बढ़ेगा, और इन सबके कारण एक कंपटीशन की जो बाजार के अंदर स्थिति बनेगी उससे मूल्य नहीं बढ़ेंगे। और ये भी तो हो सकता है ना सर कि जब क्रय शक्ति ज़्यादा आ जाए और प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों की आय भी बढ़ेगी, तो फिर बाजार में तेजी आए क्योंकि मांग बढ़ जाएगी। मगर अभी जो मांग और पूर्ति की स्थिति है, डिमांड सप्लाई की, उस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि बजट से महंगाई बढ़ेगी, और ये नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल पक्की बात है। और इस बजट ने एक अच्छा काम किया है, मोदी सरकार को इसके लिए जरूर तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने रक्षा बजट भी 3 लाख करोड़ तक का कर दिया है। मतलब सैनिकों के साजो सामान के लिए भी बहुत पैसा बढ़ाया गया है। 1 रैंक 1 पेंशन वाली स्कीम के अंदर भी बढ़ाया है, और रक्षा बजट बढ़ाना तो वास्तव में देश की ज़रूरत भी थी। अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तैयारियां हैं, जिस तरह की चीन की तैयारियां हैं, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक शक्ति बन के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में रक्षा बजट बनाना और वो भी 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रखना, ये देश की बढ़ती हुई रक्षा जरूरत के अनुरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भंडारी आपका, आपने हमारे दर्शकों से बात की। आप सुन रहे थे डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी को, जिन्होंने कहा कि ये बजट लोक लुभावन है और कल्याणकारी अर्थशास्त्र का नायाब उदाहरण है। तो हम जैसा कि शुरू से कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है और मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर चुनाव में पासे पलटने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए DGN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।